बेटा हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसके अंदर हम लोग कर रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम 8 प्रिंसिपल कर चुके हैं और आज हम 9th प्रिंसिपल से स्टार्ट करेंगे, जिस प्रिंसिपल का नाम क्या बेटा? प्रिंसिपल का नाम है स्केलर चेन। प्रिंसिपल का नाम क्या बेटा? प्रिंसिपल का नाम है स्केलर चेन। सर ये स्केलर चेन है क्या? तो बेटा ये एक फॉर्मल लाइन है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन मतलब बेटा इसका ये है कि ये उन्होंने एक चेन टाइप क्रिएट की है, एक फॉर्मल लाइन बनाई है, खुद से एक लाइन बनाई है। ये क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो अथॉरिटी और जो कम्युनिकेशन है, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, ये टॉप से जाना चाहिए बॉटम और वापस भी कैसा आना चाहिए? बॉटम से टॉप पे। मतलब कि कोई भी बात है तो वो टॉप लेवल से नीचे जाएगी बॉटम तक, और अगर कोई भी बात बॉटम वाले को यानी कि लोअर लेवल के एम्प्लॉय को करनी है तो वो नीचे से अपने सुपीरियर को, वो अपने सुपीरियर को ऐसे बताएंगे। मतलब इन्होंने ऐसा इसलिए किया, ये चाहते थे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हो ना वो स्किप ना हो, वो कोई भी पर्सन उसमें से स्किप ना हो, सब लोगों के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचे। और अगर कोई स्किप नहीं होगा तो ये कंफर्म है कि आप अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए ने बात बतानी है बी को, बी ने बतानी है सी को, और सी ने बतानी है डी को, और डी ने बतानी है ई को, और ऐसे ही कंटिन्यू चलता जाएगा। अब मैं बोलता हूँ जी, सी कहता है मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं मिली। सी क्या बोल रहा है? मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो अब ये पता चल जाएगा ना भी, अगर सी को इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो आप बी से जाके पूछो। किससे जाके पूछेंगे हम? बी से। हाँ भाई इसको इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिली? तो वो उसके लिए आंसरेबल हो जाएगा, उसके लिए आंसरेबल हो जाएगा। और अगर सी झूठ बोल रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा? हम डी से जाके और ई से जाकर एफ से कंफर्म करेंगे, हाँ भाई तेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंची है या नहीं पहुंची। अगर मान लो डी या ई या एफ इनमें से कोई भी बोल देता है कि हाँ इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो इनके पास इंफॉर्मेशन कहां से आनी थी? सी ने देनी थी। और सी कहता है जी मेरे पास तो इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो भाई साहब जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो डी के पास कैसे गई, और ई के पास कैसे गई, और एफ के पास कैसे गई? इस रीजन की वजह से उन्होंने एक स्केलर चेन को बिल्ड किया। ठीक है। फ्योल ने एक लेडर और बनाई, लेडर बनाई, एक सीढ़ी बनाई, जिसको हम लोग डबल चेन भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डबल चेन। स्केलर चेन के अंदर ही एक ऑप्शन है फ्योल लेडर, फ्योल्स लेडर, फ्योल्स लेडर। मतलब फ्योल ने एक लेडर बोलो या फिर आप बोल सकते हो इसको डबल चेन। इसको क्या बोलते हैं? डबल चेन। ये डायग्राम से मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो यहाँ ए है, टॉप लेवल पे है, ये टॉप लेवल है, और दो उसने बना दिए। यहाँ पे क्या आ गया? बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई और यहाँ एफ। ऐसे ही कंटिन्यू चलता गया। यहाँ पे मान लो बना दिया एल, यहाँ एम, यहाँ एन, यहाँ ओ और यहाँ पे पी। अब वो क्या कहता है कि लेडर क्या करेगी? ये जो सीढ़ी है ये क्या करेगी? लेडर। अगर मान लो एफ को कोई बात बतानी है एल को, एफ को कोई बात बतानी है एल को, तो एफ किसको बताएगा? ई को, ई किसको बताएगा? डी को, और डी किसको बताएगा? सी को, सी बी को, और बी ए को, और ए एल को। डायरेक्ट बात नहीं पहुंच सकती, जितने भी लोग बीच में इन्वॉल्व है सबको बतानी पड़ेगी, सबको बतानी पड़ेगी। सेम ऐसे ही अगर एल ने कोई बात बतानी है एफ को तो वो भी यही रूट फॉलो करेगा। एल बताएगा ए को, ए बताएगा बी को, बी सी को, और सी डी को, और डी ई को, और ई एफ को। इस तरीके से एक चेन फॉलो की जाती है। इसको बोलते थे फ्योल लेडर। और इसी के अंदर एक और ऑप्शन आया गैंग प्लान। क्या आया? गैंग प्लान। गैंग प्लान
गैंगप्लैंक का मतलब क्या था? गैंगप्लैंक में ये था कि अगर कोई सेम अथॉरिटी का है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करूँ, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल और ये थर्ड लेवल और ये फोर्थ लेवल, यहाँ से भी अगर हम करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब मान लो फोर्थ लेवल वाला है ई वाला, ई को अगर इसके बराबर का एम्प्लॉई है ओ, ये डायरेक्ट कर सकते थे, ये क्या कर सकते थे? डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन सिर्फ तभी अगर इमरजेंसी है तो, अदरवाइज नहीं। अगर इमरजेंसी है तो आप इस पे क्या कर सकते थे? इमरजेंसी है तो सेम लेवल का अगर एम्प्लॉय होगा ना, वो आपस में बात करता था और उसको हम क्या बोलते थे? गैंगप्लैंक। उसको हम क्या बोलते थे? गैंगप्लैंक। अब बात आ जाती है कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, और आप अगर इसको फॉलो नहीं करते तो क्या नुकसान होंगे। तो बेटा अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो ऑर्डरली होगा, मतलब एक ऑर्डर में चलेगा, ए से बी को, बी से सी को, ऐसे ऑर्डर में जाएगा। और अगर हम इसको फॉलो नहीं करते, मैं साथ साथ पॉजिटिव बताते जाऊंगा, अगर फॉलो किया तो ऑर्डर में जाएगा सब कुछ, सारा कम्युनिकेशन ऑर्डर में होगा। और अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया इस प्रिंसिपल को, तो ये डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, बेटर रिलेशन बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर द अथॉरिटी। अब ये ऑप्शन को अच्छा क्यों माना गया कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो अगर एफ सीधा जाके बताए कोई बात सी को, तो ई और डी को बुरा लग जाएगा कि उसने वो बात हमें ना बता के सीधा हमारे भी सुपीरियर को बता दी। तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं आप बोलते हो ना, ईगो हर्ट होने वाला काम नहीं होगा। ईगो हर्ट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मेरे से जो सुपीरियर है मैं सिर्फ उसी को बता सकता हूँ, अपने से जो मेरे सुपीरियर का सुपीरियर है उसको डायरेक्ट नहीं बता सकता। ठीक है। और अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो इनके बीच में कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो जाएगी, बिटरनेस आ जाएगी, कड़वाहट आ जाएगी इनके रिलेशन के बीच में, क्योंकि अपने क्लोज सुपीरियर को अगर उसने इग्नोर कर दिया तो। और इसको अगर फॉलो करते हैं तो वो कहते हैं कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उसका क्विक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों क्विक सॉल्यूशन? क्यों? क्योंकि इसने अपनी प्रॉब्लम इसको बताई, मान लो इसको समझ आ गई तो ये बता देगा इसका सॉल्यूशन, अगर इसको नहीं समझ आए तो ये आगे बताएगा। तो ऐसे क्या होता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़ी जल्दी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है आपका, ये आपका 9th था। 10th प्रिंसिपल जो है वो है आपका, प्रिंसिपल का नाम है ऑर्डर। क्या नाम है? ऑर्डर। प्रिंसिपल का नाम क्या है? ऑर्डर। इसमें वो क्या कहते हैं? कहते हैं चाहे मटेरियल है, चाहे, इसने ऑर्डर को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक बनाया इसने मटेरियल ऑर्डर और एक इसने बनाया सोशल ऑर्डर। वो कहता है कि जो भी फिजिकल मटेरियल है, जो भी रॉ मटेरियल है या टूल्स है, जो भी है, वो सब कुछ राइट प्लेस पे होना चाहिए। राइट प्लेस मतलब एवरीथिंग शुड बी केप्ट ऑन राइट प्लेस। अब मान लो मेरे को एक बुक चाहिए, तो बुक कहां से मिलेगी? लाइब्रेरी से। लेकिन बाई चांस वो बुक मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है, मेरे ऑफिस में पड़ी हुई है और मैं ढूंढ कर रहा हूं उसको लाइब्रेरी में जाकर, तो दिक्कत होगी ना हमारे को। तो इसीलिए वो क्या कहता है कि कोई भी सामान है आप उसको प्रॉपर ऑर्डर पे रखें, जहां उसकी जगह है उसको वहीं पे रखें। और सोशल ऑर्डर में किसका था? सोशल ऑर्डर में था एम्प्लॉइज का, कि हर एम्प्लॉई जहां उसका वर्क प्लेस है उसको वहीं होना चाहिए, वो दूसरी जगह पे ना मिले। अब जैसे मान लो सपोज स्कूल में आके पूछते हैं कि पंकज सर से मिलना, पंकज सर कहाँ मिलेंगे, तो मेरे लिए जरूरी क्या है कि मेरा डिपार्टमेंट ही क्या है? कॉमर्स का, तो मेरे को मिलना चाहिए या तो 11th क्लास में या फिर मिलना चाहिए 12th क्लास कॉमर्स में, या 11th कॉमर्स में या 12th कॉमर्स में। ये मेरा राइट प्लेस है तो मेरे को सही जगह पे मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती। तो बेटा जो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर था ये यही बोलता था कि चाहे मटेरियल है चाहे सोशल है, यानी कि चाहे मटेरियल है चाहे मैन पावर है, दोनों को सही जगह पे होना चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ताकि हमारे को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। कई बार ऐसा होता है हम घर पे चेक नहीं करते, वो चीज अवेलेबल होती है लेकिन सही जगह पे सही टाइम पे मिलती नहीं है, तो हम नहीं ले आते हैं, नई चीज ले। जैसे मान लो अभी मेरे को छोटी सी टेप चाहिए,
टेप चाहिए, मैंने पूरा घर छान मारा, मेरे को टेप नहीं मिली, मैं नई टेप ले आया, नई टेप ला के रख दी, फिर जब हमने सफाई की तो पुरानी वाली भी मिल गई। तो अब क्या होगा कि अंडर यूटिलाइज हो जाते हैं रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, अंडर यूटिलाइज हो जाते हैं। सेम ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है, अगर सारा मटेरियल सही जगह पे मिल जाएगा तो जो मटेरियल है वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो जाएगा। दूसरा, नो लॉस ऑफ टाइम इन ट्रेसिंग द रिसोर्सेज इन नीड ऑफ टाइम। अब मान लो कि मेरे को अभी आधार कार्ड चाहिए, मेरे को मेरा आधार कार्ड चाहिए, मैं घर जाके अगर पूरा घर ढूंढूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर मेरे को पता है कि मेरा आधार कार्ड इस पर्टिकुलर ड्रॉअर में पड़ा हो, तो सिंपली क्या होगा, मैं फटाफट जाऊंगा, उस ड्रॉअर को खोलूंगा, आधार कार्ड वहां से उठाऊंगा और आ जाऊंगा, तो वहां पे टाइम सेव होता है। तीसरा बेनिफिट, बेटर डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, क्योंकि सारी चीजें सही जगह पे होंगी। अब मान लो मैं पूरा स्कूल घूम रहा हूँ, सारे आके मेरे से पूछ रहे हैं कहाँ घूम रहे हो जी, मैं उस फलाने टीचर को ढूंढ रहा हूँ, तो इससे डिसिप्लिन डिस्टर्ब होता है, ठीक है। अब इसको अगर आप फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मैंने बोला कि रिसोर्सेज पड़े हुए थे लेकिन फिर भी मैं और ले आया। इंक्रीज इन द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाइट ऑफ डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इक्विटी, जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट जो है हमारा वो है इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है, इक्वालिटी। इक्विटी का मतलब क्या है, इक्वालिटी, मतलब कि आपको इक्वालिटी, समानता दिखानी है, जो चीज जो डिजर्व कर रहा है वहां पे इक्वल होना चाहिए। ऐसा है कि सपोज दो टीचर सेम काम करते हैं, दो टीचर, एक टीचर ए है एक टीचर बी है, दोनों के दोनों टीचर सेम डेजिग्नेशन पे है, दोनों का पे स्केल भी सेम है, लेकिन जो टीचर ए है उसका सुपीरियर के साथ रिलेशन है, वो उसके रिलेटिव है, उसके चाचा जी लगते हैं। और जो टीचर बी है वो बेचारा बड़ा हार्ड वर्किंग है, वो तो लेता है 8 के 8 लेक्चर और उसको सैलरी मिलती है 20,000। सुनो ध्यान से, टीचर बी कितने लेक्चर लेता है, 8,000 रुपए, और सॉरी कितने लेक्चर ले रहा है, 8, और उसकी सैलरी कितनी मिल रही है, 20,000। अब यही अगर टीचर ए की बात करें तो टीचर ए सिर्फ और सिर्फ 5 लेक्चर लेता है और सैलरी कितनी मिल रही है, 20,000। तो अब यहाँ पे क्या है कि टीचर ए जो है ना, इसको अच्छा फील नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी नहीं हो रही, वो भी 20,000 ले रहा है और वो भी 20,000 ले रहा है, ए भी 20,000 बी भी 20,000 ले रहा है, दोनों टीचर भी इंग्लिश के हैं, लेकिन एक टीचर लेता है, बी जो है वो 8 लेक्चर ले रहा है और ए जो है वो सिर्फ 5 लेक्चर ले रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मैनेजर को इक्वालिटी रखनी चाहिए, ठीक है। अब इसको अगर फॉलो करते हैं तो क्या इफेक्ट होंगे, आपके माइंड में पॉजिटिव अपने आप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है कि क्या क्या फायदा मिलने वाला है। पहली बात, द एम्प्लॉय रिमेन सेटिस्फाइड, अगर दोनों को बराबर अगर 8 लेक्चर मिल रहे हैं तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा, भाई हाँ मेरे को भी 20 मिलते हैं, इसको भी 20,000 मिलते हैं और हम दोनों के लेक्चर भी इक्वली हैं, तो वो सेटिस्फाइड रहेगा। दूसरी बात, इंक्रीज द सेंस ऑफ डिवोशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा डिवोट होकर काम करेगा, लेकिन अगर ऐसे पार्शियलिटी की जाएगी तो वो डिवोशन खत्म कर देगा, वो अपना डिवोशन खत्म कर देगा, डेडिकेट होकर काम नहीं करेगा। स्किल्ड एम्प्लॉय ट्राई टू इंप्रूव अपॉन देयर स्किल, जो स्किल एम्प्लॉय होगा वो और अच्छा काम करने का ट्राई करेगा कि मैं इससे ऊपर आ जाऊं, और जो अनस्किल्ड होगा वो भी ट्राई करेगा कि वो अच्छे तरीके से काम करे ताकि उसका जो पे स्केल है वो मेंटेन रहे। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो, अगर आप इसको वायलेट करते हैं तो ये जो स्किल्ड एम्प्लॉय हैं उनके बीच में डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करेगा, यार मैं 20,000 रुपए लेता हूं और 8 लेक्चर ले रहा हूं, सामने वाला यार 5 लेक्चर लेता है और वो भी 20,000 ले रहा है, तो डिससैटिस्फैक्शन होगा, वो सेटिस्फाई होकर काम नहीं करेगा। दूसरी बात, स्किल्ड वर्कर जो होंगे वो कॉन्फिडेंस रिड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, डिक्लाइन इन द एफिशिएंसी ऑफ द स्किल्ड वर्कर, वो भी कहेगा यार वो अगर 5 लेक्चर ले रहा है तो मैं भी 5 ही लूंगा, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, 12th जो हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, जो हमारा
कल और है, परसों और है, परसों और है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एम्प्लॉइज हैं वो स्टेबल रहने चाहिए, उनको हमें रोक के रखना चाहिए, ठीक है। और आप रोक के कैसे रख सकते हो? अच्छा आप उनको पे स्केल दो, सेटिस्फाई होके वो काम करेगा, और अच्छा उसको वर्किंग एनवायरनमेंट दो तो वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। अगर आप अपने एम्प्लॉइज को स्टेबल रख पाते हो तो उसके क्या फायदे होंगे आपको? पहला फायदा ये होगा, जो एम्प्लॉइज है उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। आप भी कहोगे यार वो बंदा वहां 10 साल से काम कर रहा है तो मैं भी यहाँ 10 साल तक काम कर सकता हूँ। दूसरी बात, इंक्रीज इन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी की भी रेपुटेशन इंक्रीज हो जाएगी। यार उस स्कूल में ना 17 साल से लोग रुके हुए हैं, तो कुछ अच्छा होगा तभी रुके हुए होंगे ना वो, अगर अच्छा नहीं होगा तो नहीं रुकेंगे वहां पे, तो रेपुटेशन इंक्रीज होती है कंपनी की। स्किल्ड वर्कर आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कंपनी, वो कंपनी के लिए झुके रहते हैं और डेडिकेट होकर काम करने का ट्राई करते हैं। लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग, क्योंकि एक ही एम्प्लॉई है अपने पास काफी टाइम से रुका हुआ है, तो अब हमें बार बार ट्रेनिंग करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर ऐसा नहीं करते तो इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो आपकी रेपुटेशन डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद एक एटमॉस्फेयर ऐसा रहेगा डिसबिलीफ का, मतलब वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा कि कभी भी ये तो निकाल सकते हैं। जो अच्छे वर्कर है वो कंपनी को छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको पता है स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, कभी भी किसी भी वर्कर को उठा के निकाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिक्कत क्रिएट करती है। 13 जो है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि आप अपने एम्प्लॉइज को जब आप प्लानिंग कर रहे हो, जब आप प्लानिंग कर रहे हो, पॉलिसीज बिल्ड कर रहे हो, तो ऐसे कामों में अपने एम्प्लॉइज को उठा के सामने बिठाओ कि आप ये काम करो, कि आप ये काम करो। उससे क्या होता है, उससे एम्प्लॉय ना डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी थिंकिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब आपको आपसे बड़े लेवल का काम दिया जाता है तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके फायदे क्या क्या मिलते हैं आपको? पहला फायदा, इंक्रीज इन द थिंकिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉय, जैसा मैं अभी आपको बोल रहा था। कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय इन द इंप्लीमेंटिंग डिसीजन, क्योंकि आपने बोला है कि ऐसा होना चाहिए तो उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करना भी इजी हो जाएगा। क्योंकि आप मेरे एम्प्लॉय थे, मैंने पूछा कि इस काम को कैसे करना चाहिए, आपने बोला कि ऐसे ऐसे करो, तो अब मैं बोलता हूँ कि करो, तो आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते क्योंकि आपने ही बोला था कि ऐसे हो सकता है काम, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इंक्रीज इन द सेंस ऑफ अटैचमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉय बड़ा अटैच होकर काम करता है। क्यों? यार ये लोग तो मेरे से प्लानिंग में हेल्प लेते हैं, तो उसको बड़ा अटैच सा फील होता है कि मेरा खुद का स्कूल है जैसे, ठीक है। तो अगर आप इसको वायलेट करते हो तो क्या होगा? एक तो जो एम्प्लॉइज है, अगर आप उसको इनिशिएटिव दे रहे हो तो उसकी थिंकिंग पावर इंक्रीज हो रही है, इनिशिएटिव नहीं दोगे तो थिंकिंग पावर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। वहां पे कोऑपरेशन हो रहा था, अगर आपने उसको इनिशिएटिव दिया, अगर आप इनिशिएटिव नहीं दोगे तो नॉन कोऑपरेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्पिरिट द क्रॉप्स, 14 लास्ट प्रिंसिपल जो है हमारा स्पिरिट द क्रॉप्स। इसमें क्या बोलते हैं? इसमें यह बोला जाता है कि आप हमेशा टीम स्पिरिट को लेके आओ। मतलब कि मैनेजर जो है वो हमेशा अपने वर्कर्स को समझाते टाइम ऐसा बिहेव करे कि वो एक टीम है, वो कभी भी ऐसा ना बोले, कभी भी अपने वर्ड्स के अंदर, अपने सेंटेंस के अंदर आई यूज ना करे, वी यूज करे। ऐसा ना बोले कि मैं ये कर सकता हूं, हमेशा ये बोले कि हम मिलके ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जब आपने मैं हटा दी ना और हम आ गए तो उस प्रिंसिपल को बोला जाता है स्पिरिट द क्रॉप्स, कि एक टीम स्पिरिट को क्रिएट करना, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करते हो इस प्रिंसिपल को तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे? पहला फायदा, मोटिवेशन टू वर्क विद द टीम स्पिरिट, एम्प्लॉइज बड़े मोटिवेट होकर काम करते हैं कि हम एक टीम के अंदर है, अगर इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हमें भी एप्रिसिएशन मिलेगा, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं। इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव, जब हमने बोला ना कि ये ऑब्जेक्टिव हमारा है
तो वहां पे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना इजी हो जाता है, क्योंकि हम वर्ड यूज कर लिया। तीसरी बात, स्वीट रिलेशन, सबके बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट हो जाता है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो टीम स्पिरिट खत्म हो जाती है। हमेशा मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा बोलते रहोगे तो टीम स्पिरिट खत्म हो जाएगी। वो भी टीम भी आपकी, आपके वर्कर भी कहेंगे ठीक है आप बोल रहे हो मैं कर लूंगा तो कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आप मैं के साथ लगे रहे तो आपके जो वर्कर है वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वर्कर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। बिटरनेस इन द रिलेशनशिप, अगर टीम स्पिरिट होती है तो रिलेशन में स्वीटनेस आती है, अगर टीम स्पिरिट नहीं होती तो वहां पे बिटरनेस, कड़वाहट आ जाती है रिलेशन के अंदर, ठीक है। आई होप आपको सारे प्रिंसिपल्स समझ आए होंगे। आप एक बार इसको रीड आउट कर लें और ट्राई करें कि जब वीडियो दोबारा देखें तो बुक आपके सामने हो, ठीक है। थैंक यू बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताएं, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको इंप्रूव करके आपको देंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।